बिहार में नई बागडोर संभालने से पहले ही सम्राट चौधरी के सामने ये चुनौती ये है कि अमित शाह पटना आ रहे हैं। अमित शाह पटना पहुंचेंगे 1 तारीख को और बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए गुरु मंत्र देंगे। लेकिन उसके पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिहार में सम्राट चौधरी के ऊपर भी एक सुपर बॉस बना दिया है। दरअसल ये सुपर बॉस कौन है और किस लिए आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है? क्या बिहार बीजेपी के नेताओं के ऊपर अमित शाह नरेंद्र मोदी को भरोसा नहीं, या फिर अमित शाह के आने से पहले कौन सी रणनीति सम्राट चौधरी के सामने बनने वाली है? तमाम जो है रणनीति समझेंगे अपने सहयोगी आर्यन से। आर्यन, अमित शाह के पटना आने से पहले रणनीति बनी बीजेपी की, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन सम्राट चौधरी के ऊपर भी एक सुपर बॉस बनाया गया है और ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का खास है। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब हमने ये खबर दिखाई कि सुरेश ओझा को बिहार में प्रभारी बनाया गया है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज़ थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामलों बिहार में जो भी प्रकरण होगा, जो भी सियासी हलचल होगा, किस तरीके से बीजेपी संगठन काम करती है, इन तमाम चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ये खुद मॉनिटरिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुरेश ओझा एक ऐसा नाम है जो साये की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस दौरान सुरेश ओझा ही तमाम जो काम थे वो देखा करते थे। इसको इस तरीके से समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफ़े बनारस से चुनाव लड़े लोकसभा का, उस दौरान पूरा कार्यभार जो था वो सुरेश ओझा के ऊपर था। और अब जब संगठन में बदलाव बिहार में किया जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है, प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब प्रभारी के तौर पर सुरेश ओझा को बीजेपी ने भेजा है और बीजेपी कहे तो दो बीजेपी के यस मैन उन्होंने भेजा है, तो ये दर्शाता है कि जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर है उससे पार्टी को प्रभावित न हो पाए, संगठन में उस गुटबाजी का असर न हो। और यही कारण है कि अपने सबसे खासम खास सुरेश ओझा को नरेंद्र मोदी ने बिहार भेजा है। दूसरी पहलू पर अगर बात की जाए तो सुरेश ओझा अमित शाह के भी भरोसेमंद हैं, पसंदीदा उनके शख्स हैं। और अब जब सुरेश ओझा आए हैं तो बीजेपी खुद को ये आश्वस्त करना चाहती है कि बिहार में जो भी छोटी छोटी कड़ियाँ हैं उससे जोड़ा जाए, जो गुटबाजी है उसे ख़त्म किया जाए और संगठन को अब नई दायित्व, जैसे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके कंधों को मजबूत किया जाए। इसके लिए जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है। अरे, एक और बेहद खास चीज़ हो जाता है कि जब सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई तो ये तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए दूर के जो है कि वो घोड़ा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह बिहार में सह प्रभारी के तौर पर जिस चेहरे को भेज रही है, ये 2024 और 25 में लगातार कैंप करेंगे, तो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बीजेपी ये मान रही है कि फिलहाल नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से बिहार में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अलग हुए हैं और लोकसभा चुनाव है अगले साल। 17 सांसद बीजेपी के थे और 16 नीतीश कुमार के, 1 कांग्रेस का रहा जो नीतीश की पार्टी हारी। तो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि नीतीश कुमार का जो जनाधार था वो भी बीजेपी के साथ जुड़ा था, क्योंकि 2014 के परिणाम को आप देखिए तो 2 सीटें जेडीयू को आई थी, 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने भी जीता था। तो इस चीज़ को समझती है जनता दल यूनाइटेड कि नीतीश कुमार का पलड़ा कितना, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की नीतीश कुमार का कितना पलड़ा भारी है। नीतीश कुमार के जाने के बाद निश्चित तौर पर जो समीकरण है वो बिगड़ा है। कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, तो बीजेपी इन तमाम चीज़ों को पिरोना चाहती है कि क्या कुशवाहा के साथ वोट बैंक है, क्या मुकेश सहनी के साथ वोट बैंक है, क्या जो 2 गुट लोजपा का बना, एक पशुपति पारस का गुट रहा है, एक चिराग पासवान का, तो इन दोनों में से किसके पास जनाधार है। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करने के लिए सुरेश ओझा को भेजा गया है। सुरेश ओझा ने इन तमाम समीकरणों को पूर्व में बनारस के अंदर सीधा करके दिखाया। गुजरात में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस दौरान वहाँ पे भी कड़ी मशक्क़त इन्होंने की और संगठन सहित पार्टी को मजबूत किया। तो समझते हैं नरेंद्र मोदी कि सुरेश ओझा वो तुरुप का इक्का हैं जो संगठन को किस तरीके से संजो दे, एक प्लेटफॉर्म पर ला के रखे। और जो समीकरण बिहार का है ये पेचीदा समीकरण है, जातीय आधारित समीकरण है, इस पे कहीं ना कहीं सुरेश ओझा एक बड़ा काम कर सकते हैं। वो तमाम सही डाटे जो हैं चुनाव के रणनीति के, उसे वो नरेंद्र मोदी तक भेजेंगे, अमित शाह तक भेजेंगे और इस पर बीजेपी पूरे तरीके से काम करेगी। बिल्कुल आर्यन, एक और चीज़ है कि जब बीजेपी इतनी तैयारी कर रही है और बीजेपी की रणनीति अमित शाह
हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार उनका आने का जो सिलसिला है तेज हुआ है, 2024 के पहले अमित शाह लगातार बिहार दौरे पे हैं, फिर आ रहे हैं। पहले 2 तारीख को उनको आना था, लेकिन अब 1 तारीख को ही पटना आ रहे हैं। अमित शाह का पटना आना सीधे तौर पे मैसेज है कि नए प्रदेश के अध्यक्ष के साथ अमित शाह की बैठक होगी, रणनीति बनेगी। 24 में किस तरीके से नीतीश कुमार को रोका जाए, ये प्लान होगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि नीतीश कुमार के भी मन में खौफ है। बीजेपी की बनती हुई रणनीति, बीजेपी के फैसलों से नीतीश कुमार इस कदर भयभीत दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जब एक सभा में पहुंचते हैं, एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो वो 24 बार ये बोलते हैं कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब माहौल बदल गया है और बीजेपी के चक्रव्यूह में कहीं फंस सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसके बाद सबसे बड़ी चोट जो कही जा रही थी वो ये थी कि नीतीश कुमार को अब खत्म करने की तैयारी में बीजेपी लग गई है, क्योंकि जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं उसी के पैरेलल जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, और यही एक वोट बैंक है जिसके बदौलत नीतीश कुमार बिहार के सियासत में सत्ता पर काबिज रहे हैं। लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का मजबूत माना जाता है। आप देखिए, कल जो सम्राट अशोक की जयंती का अवसर था, उस मौके पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन नीतीश कुमार का जो हाव भाव था वो स्पष्ट बता रहा था कि नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अशोक की सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से लवकुश समीकरण का जो ज़मीन है नीतीश कुमार का वो खिसका है। और यही कारण है कि कल अपने संबोधन में तकरीबन 12 से 15 मिनट का उनका संबोधन रहा था, और उसमें नीतीश कुमार ने 24 बार मंच से इस बात को कहा कि सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सम्राट अशोक के लिए काम हमने किया है। सम्राट अशोक बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के लिए भी काम नीतीश सरकार ने किया है। हमने उनके लिए कन्वेंशन सेंटर बनाया, गया, राजगीर, राजधानी पटना की बात कर रहे थे कि जो जेल था उसे हमने बुद्ध के नाम पे बनाया, स्टेशन के पास। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम हमने किया है उसको याद रखिए, दिल्ली से 2 गो आएगा और इन तमाम कामों को हाईजैक कर लेगा, अपना गुण गाएगा। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि जो परिस्थितियां उनके पार्टी के अंदर बनी हुई है, जो परिस्थितियां बिहार के सियासत में बनी है, जो समीकरण तैयार है, उस समीकरण में अगर लवकुश समीकरण टूटता है, नीतीश का जो जनाधार है वो सिमटता है, तो मुश्किल जनता दल यूनाइटेड के लिए है, और सबसे बड़ा संकट नीतीश कुमार के सियासी भविष्य के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के दनादन कार्यक्रम से, या यह कह दें कि अमित शाह के बिहार पहुंचने के पहले ही जो रणनीति नरेंद्र मोदी ने बनाई है, इसमें जो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा सीट है, वाराणसी सीट, उस सीट पे, बनारस की सीट पे जो लोग कल तक सह प्रभारी हुआ करते थे, उनको उत्तर प्रदेश से हटा के बिहार की जिम्मेवारी देना, ये बेहद खास है। और इससे भी ज़्यादा खास ये है कि जब अमित शाह आ रहे हैं तो रणनीति बनाएंगे, और इस रणनीति से पहले नीतीश कुमार सहमे हुए दिख रहे हैं, अपने लोगों को सचेत रहने की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो काम गिनाएंगे, लेकिन यह काम मेरे द्वारा किया गया है, उनके बहकावे में नहीं आना है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उनकी जो रणनीति है, इसका असर नीतीश कुमार के मन में साफ दिख रहा है कि नीतीश किस तरीके से भयभीत है अमित शाह, नरेंद्र मोदी के नई टीम से।